हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा पहले बुद्ध या वेद, बुद्ध पुराने हैं या वेद पुराने। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, वेद पुराने नहीं है, बुद्ध पुराने हैं। बुद्ध का इतिहास पुराना है, बुद्ध का कल्चर पुराना है, बुद्ध का धर्म पुराना है। दोस्तों, अब आपके मन में दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हुए होंगे कि किस आधार पर आप लोग कह सकते हैं कि बुद्ध पुराने हैं, क्योंकि आज तक हम लोगों को यही बताया गया है कि वेद बहुत पुराने हैं, वेदों को इतने साल पहले लिखा गया, जाने कितने लाखों साल पहले लिखा गया। तो दोस्तों, आज हम इन सारे सवालों का डिस्कशन करने वाले हैं और आपके सामने सच्चाई को लाने वाले हैं कि वेद आखिर में कब लिखे गए। मौके के आधार पर, लिपि के आधार पर, भाषा के आधार पर और जो लोगों ने एविडेंस दिए उनके आधार पर और जो पुरातत्व सबूत मिलने वाले हैं उनके आधार पर आज हम वेद आखिर में कब लिखे गए, इस बारे में क्या सच्चाई है और लोगों ने क्या गपोड़ गाथाएँ फैला रखी हैं, इसका आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आप किसी के सामने ये कहेंगे कि वेद नहीं बुद्ध पुराने हैं तो कोई भी आपके सामने सवाल खड़े कर सकता है, क्योंकि आज तक हमको यही पढ़ाया गया है और सुनाया गया है कि वेद बहुत पुराने हैं। सच्चाई से हमें बहुत दूर रखा गया है। तो दोस्तों, बने रहें इस चैनल में और ये वीडियो पूरा देख करके आप उनके सवालों के जवाब भी दे सकते हैं और उनसे बातें भी कर सकते हैं और उनसे सवाल भी कर सकते हैं कि आप किस आधार पर वेद को पुराना बताते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस चैनल पर और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो में जानकारी मिले अच्छी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों, टॉपिक की ओर चलने से पहले ये दिखा देते हैं लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमारा और इस चैनल का उद्देश्य है साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना, किसी भाई की धार्मिक भावनाओं को आहत और ठेस नहीं पहुंचाना। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आज हम 4-5 पॉइंटों के आधार पर यह साबित करने वाले हैं कि वेद नहीं बुद्ध पुराने हैं और इनके क्लेम रहते हैं, इनका 4-5 क्लेम रहते हैं, उन्हीं के आधारों पर हम बात करने वाले हैं और ये वेदों के बारे में ये क्या कहते हैं। दोस्तों, इनके 4-5 पॉइंट रहते हैं और उनमें ये क्लेम रहते हैं। पहला क्लेम रहता है कि समय के आधार पर कि हमारा वेद बहुत पुराना है। तो कितना पुराना है, इस आधार पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट रहता है इनका कि हमारे वेद बहुत पुराने लिखे हुए हैं। तो किस लिपि में लिखे हुए हैं, इस आधार पर। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों इनकी भाषा के आधार पर कि इनकी भाषा कितनी पुरानी है, इसके आधार पर। और चौथा पॉइंट है पुरातात्विक सबूतों के आधार पर, इनके वेद के सबूत कब मिले हैं और बुद्धिज्म के सबूत कब मिल रहे हैं। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने खुद अपने हाथ से लिख करके ये दिया है कि वेद कितने पुराने हैं। इस आधार पर आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। आइए दोस्तों, एक नज़र हम हिंदू धर्म ग्रंथों की ओर डालते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में अक्सर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बारे में हमें पढ़ने और सुनने को मिलता है। इन युगों की आयु लाखों वर्षों में गिनाई जाती है। कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष तक। तो दोस्तों, कुछ अंधभक्त लोग धर्म ग्रंथों के अनुसार इस आयु को 17-18 लाख वर्ष पहले ले जाते हैं और उससे भी पहले वेद को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग खुद बताइए कि 17-18 लाख साल पहले क्या इतनी मानव सभ्यता का प्रचलन था जो कि इनके धर्म ग्रंथ बताते हैं। तो दोस्तों, आप खुद लोग बताइए कि इतने लाख साल पहले एक सक्षम मानव सभ्यता थी क्या, क्योंकि उस टाइम व्यक्ति के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, खाने के लिए अन्न तक नहीं था, शिकार पर डिपेंड रहता था, शिकार करके अपना पेट भरता था और शिकार करने के लिए औजार तक नहीं थे, रहने के लिए पेड़ों पर रहते थे, घर मकान नहीं थे। तो आप लोग खुद सोचिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी गपोड़ है। दोस्तों, दूसरा क्लेम इनका ये रहता है कि ये डायरेक्टर ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं उस टाइम पर। इन्होंने ये स्पष्ट अपने धर्म ग्रंथों में भी लिख रखा है दोस्तों, जो कि ये होना नामुमकिन है, क्योंकि डार्विन के सिद्धांत को सारी दुनिया ने अपनाया है, सब लोगों ने अपनाया है, सारे विश्व ने अपनाया है, क्योंकि एक मानव सभ्यता का जन्म सिर्फ एक होमो सेपियंस के द्वारा ही हुआ है। दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि एक बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया है जो उसी प्रक्रिया के अनुसार बच्चा जन्म लेता है, ना कि किसी के मुख से पैदा होता है।
तो ये पूरा टॉपिक इनका यहीं पर खारिज हो जाता है कि उस टाइम ना तो कोई वेद लिखा गया, ना वो टाइम पीरियड पर इंसान ही नहीं था इतना सक्षम, तो वेद कैसे लिखे गया। अब दोस्तों एक नज़र इनके दूसरे क्लेम पर डालते हैं। दोस्तों कुछ गपोड़ी लोगों का कहना है कि वेद ही सबसे पहले आया, वेद ही प्रधान है, वेद से ही वैदिक संस्कृति का आविष्कार हुआ है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जिस भाषा में वेद को बोला जाता है वह भाषा कितनी पुरानी है। दोस्तों जो भाषा अगर पुरानी है जो भाषा पुरानी है तो सभी मनुष्यजन को आनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करें, बिल्कुल ना स्किप करें, क्योंकि अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिलेगी। अगर स्किप कर देंगे और छोड़ के चले जाएंगे तो अधूरा जानकारी मिलेगी और आप फंस जाओगे। किसी के सामने ये कहोगे कि वेद नहीं बुद्ध पुराना है, क्योंकि भाषा पुरानी होगी तो सभी मानस जन के बोलचाल की भी भाषा प्रयोग में होगी। तो वह भाषा पुरानी है तो कितने लोगों को बोलनी आती है। अगर इनका क्लेम रहता है कि दोस्तों संस्कृत भाषा पुरानी है क्योंकि संस्कृत में ही लिखे हैं वेद, तो संस्कृत भाषा कितने लोगों को आती है? सभी लोगों को तो नहीं आती है। तो आप सोचो कि जो भाषा सभी लोगों को आती नहीं है उस भाषा में वेदों का लिखना क्या मतलब है, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आती है सभी लोगों को, तो उस भाषा में वेद को लिखने का क्या मतलब है। हालांकि मैं सबूत भी देने वाला हूँ और साबित करने वाला हूँ कि संस्कृत भाषा कितनी पुरानी है। 1200 साल पुरानी है संस्कृत भाषा। इससे पुरानी के कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं, कोई सबूत नहीं मिलते हैं, क्योंकि पुरानी भाषा है अपनी पाली प्राकृतिक। क्योंकि संस्कृत जो भी लिखी हुई है वो सारी देवनागरी लिपि में लिखी हुई है और देवनागरी लिपि ही 1200 साल पहले आई है। तो संस्कृत का लिखना और बोलना तो नामुमकिन है। और दोस्तों ये आपको ये भी बात बता दूं कि संस्कृत भाषा भी बुद्धिस्टों की देन है। दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठा होगा कि संस्कृत को आप लोग बुद्धिस्टों की देन कैसे बता रहे हो, किस आधार पर बता रहे हो। तो दोस्तों अल-बिरूनी के द्वारा स्पष्ट लिखा है कि संस्कृत व्याकरण 8 प्रकार का होता है और 8 प्रकार के संस्कृत व्याकरण थे। दोस्तों ये लोगों का क्लेम होता है कि पाणिनि के द्वारा संस्कृत भाषा का व्याकरण किया गया था। दोस्तों पाणिनि से पहले भी 3 बार संस्कृत का व्याकरण पहले से ही मौजूद था, जो कि बुद्ध भिक्षुओं ने किया था। और दोस्तों ये पाणिनि को अपनी वैदिक सभ्यता का व्यक्ति मानते हैं। दोस्तों आपको बता दूं पाणिनि किसी वैदिक सभ्यता का व्यक्ति नहीं था, वैदिक कल्चर का व्यक्ति नहीं था। पाणिनि भी खुद एक बौद्ध भिक्षु था। उससे पहले भी 3 प्रकार के व्याकरण हो चुके थे। टोटल 8 प्रकार के व्याकरण अल-बिरूनी को भारत में मिले थे। तो उसने बाकायदा मेंशन भी किया है। इंद्र, चांद्र, शाकट, पाणिनि, चौथी बार पाणिनि ने किया था। कातंत्र, शनिदेवव्रती और दुर्गा विव्रती और शिष्याहिताव्रती, ये 8 प्रकार के व्याकरण थे। तो दोस्तों यह देखकर आपके दिमाग में एक और सवाल उठा हुआ कि इंद्र, इसका संबंध देवताओं के राजा इंद्र से बताया जाता है। ये लिखा है इंद्र। दोस्तों अब आपके दिमाग में दोस्तों एक सवाल उठा होगा, इंद्र का संबंध देवताओं के राजा इंद्र से बताया जाता है। दोस्तों ये इंद्र आप लोग समझ रहे हैं वो इंद्र नहीं है, ये इंद्र घृत जातक कथा का शक्र है। ये भी बुद्धिस्ट था। इसके पुरातत्व सबूत भी हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये साइड में खड़ा है, ये इंद्र है जो घृत जातक कथा का शक्र है और बीच में बुद्ध बैठे हुए हैं जिनकी स्तुति कर रहा है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। अधूरी जानकारी हमेशा आपको फंसा देगी। और दोस्तों मैं आपको ये सारी जानकारी एक एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ बारीकी से, क्योंकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर वीडियो को ज़रूर करें, जिससे कि अपने जितने भी भाई हमारे कन्फ्यूजन में हैं वो सभी के डाउट क्लियर हो जाएं। और आप देख सकते हैं इन सारे तथ्यों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि संस्कृत कोई पुरानी नहीं है, क्योंकि पाणिनि 7वीं सदी का व्यक्ति था और एक बौद्ध भिक्षु था। पाणिनि संस्कृत भाषा बुद्धिस्टों की देन है और संस्कृत भाषा 7वीं सदी के बाद ही डेवलप हुई है, क्योंकि पाली प्राकृत भाषा ही अपनी पुरानी है। ये सभी जगह मेंशन भी किया हुआ, सब लोगों ने माना भी और इसका प्रमाण भी है, क्योंकि सबसे पुरानी भाषा है पाली प्राकृतिक और उसमें से संस्कृत की हुई भाषा को संस्कृत कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में पूरी देवनागरी लिपि होती है। और पाली भाषा में एक और साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, पाली प्राकृतिक से संस्कृत को संस्कारित करने का कारण भी यह था दोस्तों कि कुछ शब्द ऐसे आ चुके थे जो बोलचाल की भाषा में आ गए थे, लेकिन पाली प्राकृत में उनको लिखना नामुमकिन था। उनको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उनमें से कुछ 7.5 शब्दों का संस्कारित किया गया जो कि देवनागरी लिपि में मेंशन किए हुए हैं। वो शब्द हैं छ, त्र, ज्ञा और सीटी वाला सा, फिर चिरवसा और रिरी
और चंद्रबिंदु, ये शब्द पाली भाषा में नहीं मिलेंगे, जबकि संस्कृत भाषा में प्रॉपर आपको पूरी तरह से देखने और पढ़ने सुनने को ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों अब आपके सामने ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि संस्कृत भाषा भी पुरानी नहीं है। तो जब संस्कृत भाषा पुरानी नहीं है तो वेद का पुराना होना और लिखना पुराना होना तो नामुमकिन है। अब दोस्तों इनका तीसरा क्लेम रहता है, ये चीज़ें आप उनके सामने पेश कर देंगे कि भाई कब लिखा गया, ये आपका संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखा गया 8वीं-9वीं सदी के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो इनका एक और क्लेम आएगा कि भाई हम लोग याद करने की प्रक्रिया थी, हम लोग इतने समय से याद करते आए हैं, लेकिन लिखा हमने देवनागरी लिपि में 8वीं-9वीं सदी के बाद स्टार्ट किया है। तो दोस्तों जब ये लोग ऐसा क्लेम करें तो आपको झिझकना नहीं है, तुरंत इनका मुंह पकड़ लेना है। बताओ भाई, जब आप इतने वेदों को, इतने पुराणों को आप याद कर सकते हैं तो आपको एक राजा का नाम तक याद नहीं था। दोस्तों यह सवाल उनके सामने तुरंत खड़ा कर दो कि आप अगर इतने वेदों को, पुराणों को याद कर सकते हैं तो हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारा भारत विश्व गुरु रहा, यहाँ पर इतने सम्राट हुए हैं, कई राजा हुए, उनमें से आपको एक राजा का इतिहास भी नहीं पता है। सम्राट अशोक के 40 शिलालेख मिल चुके हैं, वो भी 4 भाषाओं में। आप लोगों को एक भाषा भी पढ़ना नहीं आया, आप लोगों को एक राजा का सिंगल इतिहास नहीं मालूम, जिसने चक्रवर्ती सम्राट अशोक था, जिसकी विजय ध्वजा विदेशों में भी फैला रही। उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना विस्तार फैलाया, उनके इतिहास को, उनकी लिपि को, उनके द्वारा लिखे गए इंस्क्रिप्शनों को, उनके द्वारा शिलालेखों को आप लोग क्यों नहीं पढ़ पाए? अंग्रेज आपको 1837 में पढ़ के बता के गए हैं कि ये आपका असली इतिहास है, ये आपका कल्चर था, यहाँ का कोई सम्राट ये था। आप लोग इतने समय से याद करते आए हैं, आपकी मौखिक परंपरा थी मुख से याद करने की, इतने पुराणों को आप याद कर सकते हैं, तो ये एक सिंगल राजा के इतिहास को आप नहीं याद कर पाए और बता नहीं पाए, तो इसका क्या कारण है? या तो इससे यही साबित होता है कि उस टाइम आप थे नहीं, विदेशी हो आप। दोस्तों इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इनका डीएनए जब चेक किया गया था, यूरेशिया से इनका डीएनए मैच होता है। ये 2003 में टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छप के आई थी कि इन लोगों का डीएनए यूरेशिया से मैच होता है। और दोस्तों कुछ लोगों ने, इन्हीं के महापुरुषों ने, कुछ लोगों ने ये बाकायदा अपनी किताबों में लिख भी रखा है कि हम लोग बाहर से आए हुए और विदेशी हैं। दोस्तों चलते हैं उसी टॉपिक की ओर। वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। और दोस्तों लिपि के आधार पर देखा जाए तो सबसे पुरानी लिपि है धम्म लिपि। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में और भी लिपि मिली है, लेकिन उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन जिसको पढ़ सके हैं वो धम्म लिपि है, जिसको बम्मी लिपि कहते हैं, और ये ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं, जबकि इनको पता ही नहीं है कि ब्राह्मी लिपि क्या है। ब्राह्मी लिपि भी एक भगवान बुद्ध के बुकों में से एक, ग्रंथों में से एक ग्रंथ है, ललित विस्तर, जो चाइना में मिलता है। उसमें 64 लिपियों के नाम लिए गए हैं और उसमें से ही इसको ब्राह्मी लिपि कहा गया है। तो दोस्तों इसका पूर्ण नाम बम्मी लिपि है, धम्म लिपि, जो कि भगवान बुद्ध के धम्म देशनाओं को लिखने के लिए यूज की जाती थी, इसलिए वो उसको धम्म लिपि कहा जाता है। दोस्तों उस लिपि को 1837 से पहले ये लोग क्यों नहीं पढ़ पाए? दोस्तों इस लिपि को सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी जॉन्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ के बताया था, जब से ये अपने इतिहास का पता चला है। दोस्तों सम्राट अशोक ने अपने लेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया है, 4 लिपियों के द्वारा अपने लेख लिखवाए गए हैं, लेकिन एक भी लिपि का इनको ज्ञान नहीं है, एक भी लिपि को ये लोग समझते नहीं है, एक भी लिपि को इनको लिखना नहीं आता, एक भी लिपि को इनको कोई पता नहीं है ये लिपि कौन सी है, क्या है, क्योंकि अंग्रेज बता के गए हैं पहली बार। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि इनको लिपि का भी कोई ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों ये मौखिक और लेखिक परंपरा भी इनकी यहीं खारिज होती है। इनका यही क्लेम रहता है कि हम लोग मौखिक रूप से याद करते थे, तो किसी राजा का इतिहास नहीं मालूम है इनको, तो वो भी खारिज होता है। और लेखनी से भी ये लोग पढ़ते लिखते थे, तो लेखिक परंपरा भी इनकी यहीं खारिज होती है। तो दोस्तों इससे भी यही साबित नहीं होता है कि वेद उस टाइम लिखे गए होंगे। अगला सवाल दोस्तों पुरातत्व सबूतों को लेकर के है। सिंधु घाटी सभ्यता में बुद्ध के इतने सबूत मिले हैं कि म्यूजियम भरे हुए पड़े हैं, और इनका एक सिंगल एविडेंस नहीं मिलता है कि संस्कृत में कोई लेख मिला हो, कोई वेद का कोई कुछ भी मिला हो, एक सिंगल एविडेंस नहीं मिलता है। और बुद्ध के इतिहास को, बुद्ध के कल्चर को, बुद्ध का धर्म, बुद्ध से रिलेटेड कथाएं, बुद्ध से रिलेटेड जातक कथाएं, बुद्ध की धम्म देशनाएं, इतने सारे लेखों पर लिखी हुई मिली हैं, इतनी सारी गुफाओं में लिखी हुई मिली हैं।
और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में भी कई पुरातात्विक मिले हैं, ऐसी प्रतिमाएं मिली हैं जो कि पूरी तरह से बुद्धिज्म से मैच खाती हैं। देखिए ये प्रतिमा मिली है, इसका चीवर धारण करना, इसका कपड़ा पहनना, ये पूरी तरह से बुद्धिज्म से मैच खाता है, क्योंकि इसी तरह से बुद्ध भिक्खु भी चीवर धारण करते। भगवान बुद्ध के भी आप लोगों ने देखे होंगे प्रतिमाएं, उनमें भी भगवान बुद्ध भी इसी तरीक़ा से चीवर धारण किया। तो यह पूरी तरह से बुद्धिज्म से सम्यक कल्चर से मैच होता है। तो इन पुरातत्व सबूतों के आधार पर भी पूरी तरह से बुद्धिज्म सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे बुद्धिज्म कल्चर था। और दोस्तों एक बात और बता दूं, बुद्ध से भी पहले 27 बुद्धों का नाम आता है, उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा मैं अलग। उनमें से 3 बुद्धों का तो सबूत भी मिल चुके हैं, उनके स्तूप भी मिल चुके हैं। दोस्तों उस पर एक अलग वीडियो में लेकर के आऊँगा डिटेल में। आज हम इस भेद पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पुरातत्व सबूतों के आधार पर भी यही सिद्ध होता है कि पुराना बुद्धिज्म है, ना कि हिंदुइज्म। दोस्तों इनका सबूत मिलता है 1464 AD में। 1464 में पहली बार महिदर उबड़ सायड़ के द्वारा लिखा हुआ ये इनका एक स्क्रैप्चर एक सबूत मिलता है। इससे पहले का वेद का कोई सबूत नहीं मिलता है। दोस्तों इसके बारे में भी मैं अगली वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और उसमें पूरी तरह से दिखाने वाला हूँ कि यूनेस्को ने जब भारत सरकार पर सबसे पुराना ऋग्वेद का एविडेंस मांगा तो इन लोगों ने क्या कहा, और इन लोगों ने 1464 का ही एविडेंस दिया, इससे पहले का नहीं दिया, क्योंकि वो भी मेरे पास PDF है और मैं उसको अगली वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिसमें दिखाया है इन्होंने कि यूनेस्को के लिए क्या एविडेंस पेश किया, और उसमें पूरी तरह से 1464 से पहले का कोई एविडेंस नहीं दिखा पाए हैं ये लोग। मैं अगली वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जैसा कि सभी लोगों के पास ये जानकारी ज़रूर पहुँचे। दोस्तों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के बीच में जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे कि बुद्धिज्म पुराना है या हिंदुइज्म। तो दोस्तों बुद्धिज्म पुराना इन तथ्यों और आधारों और सबूतों के आधार पर। तो दोस्तों मेरा सभी भोजन वर्ग के लोगों से, अपन साथ भाइयों से और कहना है कि अपने कल्चर को पहचानिए, अपने इतिहास को पहचानिए, अपने धर्म को जानिए, पाखंड को दूर हटाइए और एक साइंटिफिक जीवन जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साइंटिफिक जीवन ही मात्र एक ऐसा आधार है जो हमें प्रगति की ओर ले जा सकता है। इसलिए साइंटिफिक जीवन जियो, अपने धर्म को पहचानो, अपने इतिहास को पहचानो, अपने कल्चर को पहचानो और पाखंडवाद को बाहर निकालो। तो दोस्तों बने रहें चैनल में। आप अगर नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जैसी नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के बीच में देखने को मिले। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।